यानी इनको डेट पे करना है 31,000 करोड़ का, ताला बेचना है सिर्फ 750 करोड़ का, इंटरेस्ट अलग से पे करना है 3,000 करोड़ का। अगर ये कंपनी डिफॉल्ट नहीं करेगी तो कौन सी कंपनी डिफॉल्ट करेगी? सो हेलो एंड वेलकम टू मेरा चैनल। दोस्तों आपका स्वागत है फाइनेंस इनसाइट सीरीज के अनदर एपिसोड में। तो दोस्तों इस सीरीज के अंदर हम लोग आज समझने वाले हैं एक और की फैक्टर जो कि एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग और एक मल्टीबैगर स्टॉक के अंदर हमेशा देखने को मिलता है, वो है कैश। कैश यानी कि भाई दोस्तों कड़क नोट। आपको अगर ऐसा लग रहा है तो दोस्तों कैश सिर्फ कड़क नोट नहीं होता है, कैश एक बिजनेस के अंदर और भी चीज़ों के फॉर्म में हो सकता है। उसके बारे में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम समझ पाएं कैश कैसे एक बिजनेस को सुपरहिट बना सकता है, और अगर एक बिजनेस के अंदर कैश के क्रंचेस देखने को मिले तो वो कैसे फ्लॉप हो सकता है। यानी अगर आप हमेशा तलाश में रहते हैं मल्टीबैगर स्टॉक के अंदर, तो आप उस बिजनेस के कैश के फैक्टर को भी एनालाइज जरूर करें, और वो आप कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा मकसद होता है कि एक शॉर्ट क्रिस्प और बड़ी आसान लैंग्वेज में हम चीज़ों को समझ पाए फाइनेंस के, जिससे हम लोग खुद से एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक को आइडेंटिफाई कर पाए। तो दोस्तों इसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हुए हम चलते हैं कैश को समझने के लिए इस वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है समीर, और चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, जब भी हम कैश की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा कड़क नोट ही आता है, पर जरूर नहीं है कि कैश मतलब कड़क नोट ही हो, यानी कि वो बैंक बैलेंस का भी रूप हो सकता है। अब हम बात करते हैं हम कैश की बात कर क्यों रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एक बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर आप करते हैं मैन्युफैक्चरिंग लॉक्स, यानी कि आप ताला वगैरह बनाते हैं और ताले को बेचते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपए का ताला बनाया और बेच दिया 200 रुपए का, आपको हो रहा है यहाँ पे 100 रुपए का प्रॉफिट। लेकिन आपने जो ताला बेचा 100 रुपए का, वो बेचा उधारी पे, यानी कि आपके पास पैसा भी आया नहीं है, लेकिन आपका ताला जो है वो बिक चुका है उधारी पर। वो जिसने खरीदा है वो आपको पे करेगा अभी बाद में। मान लीजिए ये जो मैं आपको कहानी सुना है मैंने, ये आपका लास्ट ईयर की थी, यानी आपने पूरे साल में 100 रुपए का जो ताला बनाया था वो 200 में बेच दिया और सब उधार में बेचा। आपके पास अभी गल्ले में, यानी कि आपके पास कैश नहीं आया, आपके बैंक जो है उसके अंदर कोई बैलेंस नहीं है, क्योंकि आपने जो सेल करा है वो उधारी पे करा है, बिक चुका है। आपने प्रॉफिट दिखा दिया है कि हाँ मेरे को प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपए का, सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद। यहाँ पर मैंने एग्जांपल मान लिए, आपके पास कोई भी ऑपरेशन एक्सपेंस नहीं है, आपके पास जो आपने 100 का बनाया माल वो 200 का बेच दिया, सारे एक्सपेंस मान लीजिए मैंने उसमें जूम कर लिए हैं, आपको 100 रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है, लेकिन वो पैसा अभी आपके पास नहीं आया है। और मान लीजिए आपके पास जो माल था वो बिक चुका है, और अब नेक्स्ट ईयर आप फिर से और माल खरीदना चाहते हैं, पर आपके पास खुद के पैसे नहीं है। तो आप वेट कर रहे हैं कि पिछले साल जो मैंने ताले बेचे थे उसके पैसे मेरे पास आए तो मैं आगे ताले और खरीद पाऊँ। तो दोस्तों ये है वो प्रॉब्लम जो मैं कह रहा हूँ। अगर कैश नहीं है आपके पास, यानी कि आपके गले में पैसा नहीं आ रहा है, यानी कि आप सामान तो बेच रहे हो लेकिन आपके पास पैसे अभी टाइम पर नहीं आए, तो उसका मतलब ये है, यानी कि आप जो बिजनेस है उसके अंदर सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ की प्रॉब्लम आ जाएगी, जिसके लिए आपको उठाना पड़ेगा डेट। अब अगर बिजनेस एक डेट उठाता है, यानी कि उसने लिया लोन लेके आप फिर से ताला खरीद के लाते हैं और आप उसे फिर से उधारी बेचते हैं। पिछले साल का भी जो है उधारी जो है वो अभी वापस नहीं आया है, आपने इस साल भी फिर से उधार पे बेच दिया ताले, और फिर से अभी भी इस साल के उधार नहीं आए हैं। आप आ चुके हैं तीसरे साल में। मान लीजिए जो फर्स्ट ईयर में जो आपने बेचा था कुछ उधारी के पैसे आ गए हैं, मान लीजिए 50 रुपये आ गए हैं, लेकिन अभी भी पूरा पैसा नहीं आ पाया है, यानी कि आपके पास अभी भी पैसे की कमी है। उधारी आप पहले ले चुके हैं, आपको फिर से ताले खरीदने हैं, आप फिर से लोन लेते हैं, उसके बाद फिर जाए खरीदते हैं। तो ये जो आपकी जो साइकिल है लोन लेने की वजह से, आप फिर से लोन लेते हैं और फिर से जाके रॉ मटेरियल परचेस करते हैं और फिर से ताला बना के बेचते हैं। तो यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि आपके यहाँ जो कैश कन्वर्जन साइकिल है, यानी कि आप जो सामान बनाते हैं उसको फिर बेचते हैं, उसके बाद जो आपके पास पैसा आता है, ये कैश में जो मतलब यानी कि आपके पास पैसा अगर आ गया, ये जो साइकिल है ये आपका बहुत ज़्यादा खराब हो रखा है बिजनेस का। यानी कि आपने जो भी सामान बेचा है उसको आप कैश में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं, हालांकि आप प्रॉफिट जरूर कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपने फिर उधार भी ले लिया, यानी कि बोरोविंग करी। बोरोविंग करने के बाद अब दिक्कत ये आ गई, आपके पास डेट भी आ चुका है, आपको इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ रहा है, लेकिन अभी भी पीछे से जो आपका पैसा है वो उतना नहीं आ रहा है जितना कि आपने सेल करी थी। और मान लीजिए अब हमने जो पिछले ताले जो बेचे थे, जिन्होंने हमसे ताला खरीदा था, अगर वो डिफॉल्ट कर देते हैं, यानी कि मान लीजिए वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, आपको पर इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है क्योंकि आपने डेट उठा लिया है, तब हो जाती है सबसे बड़ी दिक्कत। तो दोस्तों अभी मैंने आपको जो कहानी सुनाई है सिंपल सा, मैंने आपको कहानी समझाने का मेरा मकसद ये था कि आपको बता पाऊंगी जो कैश है वो क्यों इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस को एनालिसिस करने के लिए। हालांकि बहुत सारे अदर फैक्टर भी होते हैं कि कुछ बिजनेस के अंदर हमें कैश की पोजीशन अगर मेंटेन नहीं है तो भी वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है।
वैसे भी हम जानते हैं कि सभी तरह के जो फैक्टर होते हैं वो सभी इंडस्ट्रीज के अंदर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो ये कैश वाला फैक्टर भी है, वो कुछ इंडस्ट्रीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, वो मैं इंडस्ट्रीज आपको एंड में बता दूंगा। पर मोस्टली जो है हर बिजनेस के लिए आप इस कैश को पोजीशन के जो है एनालिसिस कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस है जिसके अंदर वो 100 का ताला मान लीजिए बनाता है और 200 का बेचता है, और वो सारा का सारा कैश में बेचता है। उसके पास 100 का कैश पूरा आ चुका है, फिर वो दोबारा इसका इस्तेमाल करके और खरीदता है ताला। मान लीजिए वो थोड़ा बहुत डेट भी उठा लेता है कि और ज्यादा बना पाए, तो भी उसके पास कैश जो है वो आता रह रहा है, इसलिए वो उसकी रीपेमेंट भी कर देगा आराम से। और इस तरीके से उसका जो साइकिल है वो चलता रहेगा, यानी कि बस कैश आ रहे हैं, वो और बोरिंग ले रहा है जिससे उसका एक्सपेंशन हो पाए, और वो पेमेंट भी कर दे रहा है आराम से। इस तरह का जो बिजनेस है वो धीरे धीरे सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ ले लेता है, और वो जो है मल्टी बैगर का रूप ले लेता है। तो दोस्तों इस वीडियो का एक सिंपल एंड समरी दूं तो हम यही फाइंड आउट करने वाले हैं कि एक ऐसा बिजनेस मॉडल या फिर ऐसा स्टॉक जो कि सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ को मेंटेन कर पाए, यानी कि उसको अपने गले का ही पैसा यूज करके वो आगे अपने ग्रोथ कर पाए। अगर वो डेट का यूज करे तो वो अपने एक्सपेंशन के लिए करे, ना कि अपने लिक्विडिटी को फुलफिल करने के लिए। अब चलिए जरा दोस्तों हम कुछ लाइव एग्जांपल्स देखते हैं इसके अंदर कैश क्रंचेस के प्रॉब्लम बिजनेस फेस कर रहा है, जिसके चक्कर में बिजनेस को डिफॉल्ट करना पड़ गया। तो दोस्तों रिसेंटली एमटीएनएल यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी कि एमटीएनएल जो कि एक सरकारी कंपनी भी है, इसने रिसेंटली 8,300 करोड़ का डिफॉल्ट करा है। हम इस कंपनी के कैश की पोजीशन को एनालिसिस करने वाले हैं। क्या ये जो कैश की पोजीशन का ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था इनका डिफॉल्ट के पीछे का या नहीं, इसे हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम एमटीएनएल के सेल्स की बात करें, यानी कि ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उनके थ्रू इनका सेल्स जो है वो कितना रेवेन्यू बना पा रहे हैं। तो अगर हम देखें 2013 के अंदर लगभग 3,500 करोड़ का इनका सेल्स हुआ करता था, जो कि डाउन होते होते 728 करोड़ का आ चुका है लास्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी 2024 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो इनका जो सेल्स है वो काफी ड्रास्टिकली यहाँ पे डाउन हुआ है, यानी कि इनका ताला बिक नहीं रहा है। हमारे एग्जांपल के हिसाब से इनका ताला बिक नहीं रहा है। अब हम देखते हैं इनका एक्सपेंस कितना हो रहा है बोरोविंग्स के ऊपर, यानी जो उन्होंने डेट ले रखा है उसके ऊपर खर्चा कितना जा रहा है इनका। तो खर्चा देखें यहाँ पे, तो एनुअली इनका जो डेट है वो कंटिन्यूसली इनका बढ़ता गया है 2013 से। पहले जहाँ इनका डेट हुआ करता था 1181 करोड़, अब जाके जो डेट है वो लगभग 2700 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। एग्जैक्टली हम बात करें तो यहाँ पर 2694 करोड़ हो चुका है, यानी कि इनको इंटरेस्ट भी करना है लगभग 3,000 करोड़ का। इनके पास जो ताले बिके हैं वो सिर्फ 750 करोड़ के बिके हैं। अब इनके पास इंटरेस्ट के पैसे कहाँ से आएंगे? हम देखते हैं क्या इनके रिजर्व्स वगैरह हैं पे करने के लिए, यानी कि कंपनी का पुराना प्रॉफिट जिसे लोग चुका पाए। तो अगर हम इसके बैलेंस शीट पर जाते हैं और इसके यहाँ पर हम रिजर्व्स को देखते हैं, तो आपको देखने मिलेगा इसका रिजर्व नेगेटिव है, यानी कंपनी जो है वो प्रॉफिट ही नहीं बना पा रही है। जो भी रेवेन्यू कंपनी ने बनाया था 750 करोड़ का, बाद में सारे एक्सपेंसेस को निकालने के बाद कंपनी को ओवरऑल हुआ लॉस, यानी कंपनी के पास प्रॉफिट तो है नहीं। अब बोरोविंग देखेंगे पास, तो ये देखिए 2013 में था लगभग 1150 करोड़ के आसपास का, जो कि बढ़ के हो चुका है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 30,500 करोड़। 30,500 करोड़ इन्हें पे करने हैं। और ये मैं FY24 की बात कर रहा हूँ। अगर सितंबर की भी यहाँ डेटा को इंक्लूड कर दिया जाए तो यहाँ पर डेट जो है वो है लगभग 31,000 करोड़ को क्रॉस कर देता है, यानी इनको डेट पे करना है 31,000 करोड़ का, ताला बेचना है सिर्फ 750 करोड़ का, इंटरेस्ट अलग से पे करना है 3,000 करोड़ का। अगर ये कंपनी डिफॉल्ट नहीं करेगी तो कौन सी कंपनी डिफॉल्ट करेगी? इनके पास पैसे आ नहीं रहे हैं, बोरोविंग इतना बड़ा पड़ा हुआ है। और अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कि कंपनी के गले में कुछ पैसा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। कंपनी ओवरऑल लॉस तो यहाँ पे डिक्लेयर कर रही है, वो तो ठीक है, पर यहाँ गले में क्या कुछ पैसा आ रहे हैं इनके या नहीं, वो हम देखते हैं। क्योंकि प्रॉफिट जो है वो अलग चीज होता है और कैश जो है वो अलग चीज है। प्रॉफिट जो है वो हमारे पीएनएल का पार्ट होता है, जो कि एक्रूअल बेसिस पे होता है, यानी कि आपने जो भी सेल्स करा उसके अंदर आपने उसको तुरंत बुक कर देंगे और उसका ओवरऑल प्रॉफिट आप साल का निकाल देंगे। वो अलग बात है, उस टाइम आपने जो सेल्स को बुक करा है उसका आपको कैश नहीं मिला, वो कैश हो सकता है बाद में आए। तो एक्चुअल कैश की पोजीशन समझने के लिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझना होता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखिए तो लास्ट 3 ईयर में इनका कुछ कैश बनना शुरू हुआ है, पर ये जो कैश इनका बन रहा है वो 750 करोड़, 55 करोड़ और 133 करोड़ ही है। पर उनके पास डेट 31,000 करोड़ का है, इंटरेस्ट पेमेंट 3,000 करोड़ का है। इतना डेट पे करने के लिए, इनका इंटरेस्ट पे करने के लिए इनकी कैपेबिलिटी ही नहीं है। यानी कि हम लोग देख के समझ सकते हैं यहाँ पर कैश जो है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम बोल सकते हैं ये एक मेजर रीजन रहा है इनके डिफॉल्ट के पीछे का। इनके कैश की पोजीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक थी। हालांकि बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं इनका सेल्स डाउन क्यों हुआ, वो अलग बिजनेस के पर्सपेक्टिव में समझने के लिए हम यहाँ बस ये समझ रहे थे कि अगर एक कंपनी ने डिफॉल्ट करा है तो उसकी कैश की पोजीशन कैसी थी। यानी कि काफ़ी चांसेस होता है कि अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है या फिर कंपनी फंडामेंटली वीक है तो उसकी कैश की पोजीशन भी वीक होगी। अब आपको समझ में आएगा जो कैश है वो क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब हम समझते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कैश वाली कंपनी, जिससे आपको समझ में आएगा अगर कम गल्ले में कैश हो, यानी कि अगर आपके पास पैसे हो तो कोई टेंशन नहीं।
तो एग्जाम्पल के हम लेते हैं टाटा स्टील, समझेंगे इससे कैश की पोजीशन को, तब आपको समझ में आएगा कि अगर कैश गले में हो तो धंधा कितना बढ़िया चलता है। और उससे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम जो भी स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आप खुद के डिसीजन पे करें, खुद एनालिसिस करें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पे किसी की बातें सुन करके या फिर कुछ देख कर इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना फिर वो आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब भी सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनके यहाँ पर सेल जो है वो किस तरह का रहा है, यानी कि इनका ताला कितना बिका है। इनकी बात करें 2013 में, तो ये बेच रहे थे लगभग 38,000 करोड़ का ताला, यानी कि मतलब ये स्टील में काम करते हैं। वो मैंने एग्जांपल हमने जो लिया था ताला वाला, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और 2024 में यानी कि लास्ट फाइनेंशियल की बात करें तो इन्होंने बेच दिया लगभग 1,40,000 करोड़ का ताला, यानी कि इनका जो सेल्स है वो बहुत ही बढ़िया, यानी कि इनका धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है। बात करते हैं इनके इंटरेस्ट एक्सपेंस की, यानी कि उनका जो इन्होंने डेट उठा रखा है उसके ऊपर उनका डेट जो है वो खर्चा कितना जा रहा है। तो अगर डेट की बात करें तो वो भी कंटिन्यूसली बढ़ा है। यहाँ पर डेट जो है वो बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। पहले कहाँ 1877 करोड़ का हुआ करता था, अब जो कि लगभग 4,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। पर क्योंकि इनका जो रेवेन्यू बहुत अच्छा खासा दिखाई दे रहा है हमें, प्रॉफिट की बात करें तो वो भी यहाँ पे देख लीजिए आप। लास्ट FY24 की बात करें तो 4,000 करोड़ का हुआ है, तो जो कि थोड़ा सा यहाँ पे डाउन हुआ है। यहाँ पे एनालिसिस करने की जरूरत है कि यहाँ पे प्रॉफिट जो काफी कम क्यों हो गया है, जबकि रेवेन्यू तो अच्छा खासा है। जबकि उसके ठीक पिछले ईयर में यहाँ पे 14,000 करोड़ का और उससे पीछे में 33,000 करोड़ का हुआ है। तो ये सब फैक्टर भी हमें एनालिसिस करने होते हैं। पर यहाँ पे हम अभी कैश पोजीशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इस पर भी ध्यान नहीं देंगे। हम बोल रहे हैं कि हाँ धंधा जो है वो प्रॉफिट बना रहा है। और हम इसकी बात करें बोरविंग्स की, यानी कि टोटल उन्होंने लोन ले कितना रखा है, तो उन्होंने लोन ले रखा है लास्ट FY24 की बात करें हम लोग, यहाँ पे बोरविंग जो है इनका 45,000 करोड़ का है। 45,000 करोड़ का लोन है, लेकिन इसके ठीक ऊपर देखिए आपको दिखाई देगा रिजर्व्स, यानी इनके पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, प्रॉफिट का जो इकट्ठा करके रखा है वो है 1,36,000 करोड़। इनका टोटल डेट कितना है 45,000 करोड़ का, यानी कि जब चाहे तब ये अपने जो पैसे इनके पीछे पड़े हुए प्रॉफिट के वो सारा यूज कर सकते हैं इनको चुकाने के लिए, यानी इनके पास कोई टेंशन ही नहीं डेट पे करने की। इनकी कैश की पोजीशन भी देखिए, हर साल इनका धंधे से पैसा बन रहा है, हर साल पैसे बना रहे हैं। अगर लास्ट FY24 की बात करें तो उन्होंने लगभग 27,000 करोड़ को क्रॉस कर दिया है। अगर 27,000 करोड़ का इन्होंने कैश बना रहे हैं, इनको इंटरेस्ट पे करना है 4,000 करोड़ का, आराम से इजीली पे कर देंगे। यहाँ पर रिजर्व्स की बात करें 1,40,000 करोड़ के आसपास का है, यानी कि ऐसा बिजनेस जिसके अंदर अच्छा खासा सेल्स चल रहा हो, एक्सपेंस जो है इंटरेस्ट के वो इनके कंट्रोल में हो, क्योंकि इनके पास गले में आ रहा है कैश। कैश की अगर पोजीशन अच्छी होगी तो आप यानी कि डिफॉल्ट करने का आपका चांस बहुत कम हो जाता है। साथ ही साथ अगर आपके पास कैश आ रहा है तो आप बोरिंग्स ले करके आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे कंपनी कर भी रही है। इन्होंने और बोरिंग ली है, इसलिए इनका जो इंटरेस्ट है उनका एक्सपेंस जो है वो पहले से बढ़ गया है। जहाँ पहले इनका इंटरेस्ट एक्सपेंस 1,800 करोड़ का हुआ करता था, वो बढ़कर 4,000 हो चुका है। पर ये जो डेट होता है कि इनका बिजनेस को लिवरेज करता है, जो ये कंट्रोलेबल होता है। तो इस तरह का जो डेट होता है वो आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आपका जो स्टॉक होता है कंपनी का वो मल्टी बैगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि कैश क्यों किंग है, कैश इज द किंग। पर दोस्तों आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का कैश की पोजीशन देख करके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर होते हैं, पर आप कैश को इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब हम कैश को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि आखिर कैश जो है वो एक बिजनेस कहाँ कहाँ से बना पाता है, यानी कहाँ कहाँ से कमा पाता है। तो एक बिजनेस के पास हमेशा 3 ऑप्शंस होते हैं कैश को बनाने के लिए। सबसे पहला उनका खुद का मेन धंधा, यानी कि मान लीजिए कंपनी जो वो ताला बेचती है, तो ताला बेच के जो कैश उनके पास आ रहा है वो उनका मेन ऑपरेटिंग कैश होता है, यानी कि जो उनका ऑपरेशन से कैश बन रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि उनका मेन धंधा है, मेन धंधे से पैसा कितना आ रहा है। इसके अलावा उनके पास और भी और तरीके होते हैं कैश को बनाने के लिए, यानी कि पैसा जनरेट करने के लिए। दूसरा ये है मान लीजिए कंपनी जो है उसने कहीं दूसरे सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी हो। जैसे मान लीजिए आपकी जो कंपनी थी ताला बनाने वाली कंपनी है, आपने एक चाय बनाने वाली कंपनी के अंदर पैसा लगा रखा था, इन्वेस्टमेंट कर रखा था। वहां से अगर आप सिक्योरिटीज को बेच देते हैं, यानी कि वो जो चाय बनाने वाली कंपनी थी अगर आप उसका शेयर बेच देते हैं, तो आपके पास कैश आएगा ना। तो ये भी एक तरीका कैश बनाने का, लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तभी आपका कैश जो है वो सेल आउट करके जनरेट हो पाएगा। तो जो दूसरा तरीका है इसको हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलते हैं, यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखा था उसको आप जब सेल आउट करते हैं तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा होता है हमारा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जो तीसरा वाला है ये है आपका बोरोविंग वाला, यानी कि जब आप कंपनी जो है उधार वगैरह लेती है तो उसके पास कैश आता है। अगर आप लोन लेते हैं बैंक से तो आपके पास कैश आ रहा है, यानी कि आप पैसे ले रहे हो बैंक से, तो ये भी एक तरीका है कैश को मतलब जनरेट करने का। खैर ये जो कैश है आपको पे भी करना पड़ता है, और आप इस कैश को अगर सही तरीके से यूज करें तो आप टाटा स्टील जैसे मल्टीबैग स्टॉक भी बना सकते हैं, यानी कि आपके ताला बनाने कंपनी भी बहुत बड़ा एक मल्टीबैगर में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि 3 सोर्सेस ऑफ होते हैं कैश के एक बिजनेस के लिए। पहला होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मेन धंधे से कैश बनाना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह से जो कैश बने हैं वो। तीसरा है फाइनेंसिंग, यानी उधार वगैरह। तो ये 3 सोर्सेस है कैश को जनरेट करने के।
अब हम तीनों में बात करिए अगर फर्स्ट वाले की यानी कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, तो ये माना जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। क्योंकि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यानी कि आप क्या मेन धंधे से आप कितना कैश बना पा रहे हैं। यानी कि मान लीजिए आपने लास्ट ईयर जो 100 का ताला बनाया था वो 200 का बेचा, यानी 100 रुपए का प्रॉफिट, लेकिन आपने सारा ताला अगर उधार पे बेचा है तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ जीरो होगा, यानी कोई कैश नहीं आया। लेकिन अगर मान लीजिए आपने जो 100 का ताला बनाया था वो आपने बेच दिया 200 रुपए का, जिसमें आपने 50 रुपए जो है वो कैश में बेचे थे, 50 का उधारी था, लेकिन 50 जो आपके पास कैश आया और वो 50 जो है वो आपके पास बाकी है, यानी कि वो बाद में फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट हो सकता है अगर वो डिफॉल्ट ना हो। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैट्रिक्स निकल के आता है जिसका यूज कर सकते हो आप आराम से कैश को समझने के लिए। वो होता है CFO यानी कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी डिवाइड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैक्ट। यानी कंपनी ने प्रॉफिट बनाया था, यहाँ पर 100 का ताला खरीदा, बेचा 200 का, यानी प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का। कैश लेकिन आया यहाँ पे 50 ही, क्योंकि बाकी माल जो था वो 50 जो है उधारी पे बिका था। तो यहाँ पे बोल सकते हैं न्यूमिनेटर में यानी कि ऊपर में हम लोग लिखेंगे 50 जो कि हमारा कैश रिसीव हुआ है, डिवाइड बाय करेंगे 100 यानी कि हमारा जो प्रॉफिट है टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे हमारा जो रेशियो आता है वो 0.5 आता है। तो अगर आपका CFO बाय पैट यानी कि CFO डिवाइड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को आप कैलकुलेट करते हैं, अगर ये 0.65 यानी लगभग 65% के आसपास आता है तो एक थंब रूल है जो अच्छा माना जाता है। जरूरी नहीं है कि इतना ही हो, इससे ज़्यादा तो अच्छे हो सकता है, इससे कम हो तो शायद बिजनेस जो अगर वो सस्टेन कर पाए तो अच्छी बात है। पर एक बिजनेस को यूजुअली आप अगर 65 के आसपास अगर देखें, 65% के आसपास का अगर पैट है उसका, तो आप बोल सकते हैं वो धंधा ठीक है। इसके बाद जो दूसरा एक्टिविटी है वो है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। माना जाता है कि बिजनेस स्टार्टिंग फेज में है और तो उसका कैश फ्रॉम इन्वेस्ट एक्टिविटी जो है अगर वो नेगेटिव हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब यह है कि कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, अगर वो इन्वेस्टमेंट करती है तो वो दो जो इन्वेस्टमेंट कर सकती है। एक तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपकी कंपनी ताला बनाने के लिए आपने चाबी बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, पर हो सकता है आप क्या करो कि आप ये एक फैक्ट्री से ताला बनाने की आप एक दूसरी फैक्ट्री बना दो, यानी कि आपने अपने ही बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट करा आपने करा यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि आप अपने एसेट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, फिक्स एसेट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिजनेस के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। क्योंकि अगर आप फिक्स इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेंगे, तो ये फ्यूचर में आपकी कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे, तो आप ज्यादा ताला बना पाएंगे और ज्यादा प्रॉफिट बना पाएंगे, यानी कि ज्यादा कैश भी आ पाएगा। इसलिए अगर कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर नेगेटिव है तो भी यहाँ पे अच्छा माना जाता है कि इसका मतलब ये है कि बिजनेस जो है वो अपने एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और ये तब और बेहतरीन हो जाता है अगर कंपनी जो है अपने बनाए हुए ऑपरेशन कैश से, यानी कि जो उन्होंने कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाई थी उसी कैश अगर वो मेजरली यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर, यानी कि खुद के ताला बेच करके, ताला से बेचने के बाद जो पैसा बना उसी पैसे का इन्वेस्टमेंट करा आपने दूसरा यहाँ पे फैक्ट्री खोलने में। ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस मॉडल हो सकता है जिसके अंदर आपको उधारी लेने की जरूरत नहीं पड़े। पर मान लीजिए आप थोड़ी बहुत उधारी ले भी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत तब आ जाता है जब आप ताला बेच रहे हो, कैश भी नहीं आ रहा है, आप उधार लेकर एक और कंपनी मतलब एक और फैक्ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हो, अब आपके पास कैश नहीं आ रहा, यानी कि आपका सेल्स उतना चल नहीं रहा है, कैश जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं आ रहा है, आप एक और फैक्ट्री खोलने की बात कर रहे हो उधारी ले करके, उधारी का इंटरेस्ट आप पे नहीं कर पाओगे फिर, तो ये कंपनी जो धीरे धीरे डिफॉल्ट की तरफ जा सकती है। तो तीसरा हमारा होता है वो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, यानी कि ये बोरोइंग का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यानी कि बिजनेस जब कैश वगैरह बोरो करती है, बोरो करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हम सो डिटेल में नहीं जाएंगे। पर यहाँ पे मान लीजिए कंपनी अगर किसी बैंक से उधार लेती है 100 करोड़ का मान लीजिए, तो वो कैश इनफ्लो दिखा सकती है 100 करोड़ का यहाँ पर। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बेहतरीन हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से। तो मान लीजिए अगर कंपनी जो है वो अपने एक्सपेंशन के लिए अगर बोरोइंग कर रही है तो भी अच्छी बात है। तो डिपेंड करता है बिजनेस की पोजीशन क्या है। अगर बिजनेस बहुत अच्छा खासा हो रखा है तो हो सकता है आप डेट को पे करना चाहें, पर स्टार्टिंग के फेज में हो सकता है कंपनी जो है एक्सपेंशन करने के लिए उधारी लेता है। तो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, द सर्कमस्टेंसेस। हमें जब भी एक बिजनेस मॉडल का एनालिसिस करते हैं, एक मल्टी बैग स्टॉक ढूंढते हैं, तो कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है, डिपेंड करती है उस स्टॉक के ऊपर, उस सिचुएशन के ऊपर, उस इंडस्ट्री के ऊपर। इसलिए आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कैश फ्लो जो हम एनालिसिस कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे बिजनेस को एनालिसिस करने के लिए यूज किया जाता है जिस बिजनेस का जो कैश कन्वर्जन साइकिल होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। अगर कैश कन्वर्जन पीरियड उनका बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, जैसे बैंक्स वगैरह होते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग देते हैं, तो उनके लिए शायद ये इंपॉर्टेंट फैक्टर ना हो। पर आपको जैसे मैंने बताया कि कैश इज द किंग। आप एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक के अंदर आप तब कोई भी आप स्टॉक खोले जो भी आपको दिखाई दे रहा हो कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है, जैसे रिलायंस ले लें, टाटा स्टील ले दे, या TCS ले लें, या अदर कोई भी फैक्टर हो। यहाँ पे मैं आपको स्पेसिफिकली कोई स्टॉक की बात नहीं कर रहा, मतलब जो भी स्टॉक बढ़िया कर रहा हो आप उसकी कैश पोजीशन को जाके देखें, उनकी कैश पोजीशन बढ़िया होगी, यानी उनका जो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो बढ़िया दिखाई दे रहा होगा, फाइनेंसिंग को जो है वो मेंटेन कर रहे होंगे जिससे वो एक्सपेंशन कर पाएं, उनकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी बढ़िया होगी जिससे वो अपना कैपिटल एक्सपेंचर को बढ़ा करके अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे होंगे।
तो मेरे दोस्तों आपको कैश फ्लो का इनसाइट समझ में आया होगा। हालांकि अभी मैंने जो भी आपको बताया ये भी बिल्कुल भी बेसिक है, इसके अलावा और भी डिटेल हो सकते हैं कि कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में वो कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिससे कैश बन रहा है, फाइनेंसिंग में कौन सी स्पेसिफिक एक्टिविटीज है जिसकी वजह से उनका जो कैश के जो साइकिल पीरियड है वो किस तरह का चल रहा है। ऐसे कैश फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी में भी डिटेल में जा सकते हैं, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी डिटेल में जा सकता है कि कंपनी जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जो कैश इन्वेस्टमेंट कर रही है वो वहाँ पर एक्सपेंशन के लिए कर रही है या फिर वो एग्जिस्टिंग उनके जो फिक्स एसेट है उनको रिप्लेसमेंट के लिए कर रही है। उसके अलावा और भी डिटेल हो सकता है। तो दोस्तों आपको मैंने एक बेसिक तरीका बताया समझने के लिए कैश क्या है और क्यों बिजनेस जरूरी होता है। तो अगर आप इसको और भी डिटेल में समझना चाहो कि कैश जो है वो और कैसे डिटेल में हम समझ सकते हैं एक बिजनेस की बिल्कुल नर्व्स को पकड़ने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में डिमांड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं इस वीडियो के ऊपर तो हम कोशिश करेंगे एक और सेपरेट वीडियो बना पाएँ, एक लेंथी और डिटेल में वीडियो हो सकती है उस कैश के ऊपर। और हमने इस वीडियो में जो भी बात करा ये भी काफ़ी सफिशिएंट है एक बिजनेस मॉडल समझने के लिए। तो दोस्तों इसी भी तरह के वीडियो करने के लिए आप कनेक्टेड रहें हमारे साथ फाइनेंस इनसाइट सीरीज़ के अंदर। तो दोस्तों मिलते हैं एक अनदर एपिसोड में। जय हिंद।